हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एएसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में तो दोस्तों वैदिक काल क्या है? ठीक है, वैदिक काल, इसका परिचय, काल विभाजन। तो दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो समय कहलाता है, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कब से? 2300 से लेके 1700 ईसा पूर्व का जो जो काल था दोस्तों, वो क्या कहलाती है? अपनी हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। ठीक है, 2300 से 1700 ईसा पूर्व का काल हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर इसके बाद जो दोस्तों काल आता है वो वैदिक काल आता है। और वैदिक काल में ही दोस्तों एक काल होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक। तो हड़प्पा के नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा था दोस्तों क्योंकि यहाँ पे जो आ, पाकिस्तान के हड़प्पा क्षेत्र में क्या करी गई थी? खुदाई करी गई थी दयाराम साहनी द्वारा। और ये सिंधु नदी के तट पर सिंधु नदी का क्षेत्र था। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था। अब ये जो वैदिक काल है दोस्तों हमारा आज का, तो वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित, ठीक है, हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेद। वेद में 4 वेद की दोस्तों रचना की गई है। ठीक है, तो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इन 4 वेद की दोस्तों ये रचना की गई है। तो इस जो टाइम पीरियड है क्या कहलाता है दोस्तों? वैदिक काल कहलाता है। कि ये चारों को जिस समय लिखा गया है, तो उस समय की जो किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, सभी प्रकार की व्यवस्था थी, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। अब ठीक है, अब दो प्रकार वैदिक काल है तो उसको दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल, ठीक है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है ऋग्वेद। ठीक। उत्तर वैदिक काल 1000 से जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या हुआ था? ऋग्वेद की रचना हुई और सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई। फिर जो 4 वेद में से दोस्तों लगभग तीन या चारों चारों जो वेद है ऋग्वेद काल में, ऋग्वेदिक कालीन में लिखे गए। और उत्तर वैदिक काल में क्या लिखे गए? अन्य वेद लिखे गए, ब्राह्मण के अंतर लिखा गया, उपनिषद आदि इनकी रचना की गई है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल कहाँ तक है? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का कहलाता है। और उत्तर वैदिक का 1000 से लेके 6600 ईसा पूर्व तक का कहलाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित आर्यों की सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन क्यों हुआ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन दोस्तों इसलिए हुआ कि जलवायु परिवर्तन और जो बाढ़ के कारण को ज़्यादातर जो इतिहासविद होते हैं मानते हैं कि सिंधु घाटी का पतन हुआ। उसके बाद फिर जो हमारे जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, जिस भारतवर्ष में रहते हैं, तो दोस्तों उसके आसपास जिस सभ्यता का विकास हुआ वो वैदिक सभ्यता कहलाती है। ठीक है, अब ये आर्य कौन थे? आर्य शब्द का अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन या भाषाई समूह से संबंधित। तो दोस्तों आर्य से संबंधित, ठीक, आप हम इसको इस प्रकार से लेते हैं कि आर्य कौन है। तो आर्य हम एक प्रकार से मान सकते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जिनकी क्या है संतानें हम आज हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्य। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? आर्य कहलाते हैं। तो आर्य कौन थे दोस्तों? अगर पूछा जाए तो आर्य हम कहेंगे कि दोस्तों भारत के मूल निवासी थे। वो क्या कहलाते हैं? आर्य कहलाते हैं। इनका संबंध किससे काल से है? वैदिक काल से है। अब आर्य जो आए थे, ठीक है, जो भारत में इनके साक्ष्य मिले हैं, जिन्होंने क्या लिखा है कि वेदों की रचना की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की, तो ये क्या यहीं के निवासी थे? या जो हम आज देखते हैं भारतवर्ष की जिसकी बात करते हैं कि जिसका जो पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों अफगानिस्तान तक था, और पूर्वी क्षेत्र म्यांमार तक का जो क्षेत्र था दोस्तों ये भारतवर्ष कहलाता था। तो क्या ये सिर्फ भारत के मतलब भारत में के ही थे मूल रूप से, ये कहीं और से आए थे? तो इसी के संबंध में दोस्तों जो अलग अलग जो इतिहासविद होते हैं उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि आर्यों का जो मूल निवास था वो, ठीक है, कहाँ था? कि वो इस जो भारत है दोस्तों, इसके इस क्षेत्र में क्या था? ये क्षेत्र है दोस्तों, है ना, आर्य क्षेत्र वाला, जो सिंध से सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र में दोस्तों ये आर्य लोगों ने क्या करा है? वेदों की रचना करी। तो इनके निवास स्थान को लेकर अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी बात कही है कि ये कहीं बाहर के हैं कि भारत के हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक जो महोदय है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो आर्य लोग कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है, दक्षिण ध्रुव। तो ये उत्तरी ध्रुव से यहाँ आए थे दोस्तों, है ना। फिर मैक्स मूलर ने कहा गया मध्य एशिया। मध्य एशिया में दोस्तों ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, मध्य एशिया। तो मैक्स मूलर ने क्या माना है, इसे मध्य एशिया माना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, मैक्स मूलर मध्य एशिया। अविनाश दास ने सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु क्षेत्र, सरस्वती सिंधु का जो क्षेत्र था उसको माना है। DS त्रिवेदी महोदय ने दक्षिणी रूस, जो रूस का जो दक्षिणी क्षेत्र है दोस्तों उसमें माना है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत। तो दोस्तों ये पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में कि जो आर्य लोगों को बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ का निवासी माना था, तो वो नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव का, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया का, और दयानंद सरस्वती तिब्बत का। ठीक है, ये तीन लोगों का दोस्तों आप नाम बिल्कुल आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, ये तीन वेरी IMP है और समय समय पे पूछा गया है। अब वैदिक साहित्य के बारे में देखते हैं। 4 वेद है दोस्तों। सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है कौन सा दोस्तों, ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों, ऋग्वेद। और सबसे नया वेद, नवीनतम, नवीनतम वेद कौन सा कहलाता है दोस्तों, अथर्ववेद कहलाता। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, ये इसके जो अलग अलग भागों में विभाजन किया गया है, जैसे दोस्तों हमने संविधान को विभाजन किया ना, अनुसूचियां हैं, संविधान के भाग हैं। ठीक है, भाग में फिर अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसका जो तीसरा मंडल है दोस्तों, टोटल जो 10 मंडलों में विभाजित है, तो इसके जो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र है जो हमारा दोस्तों जिसके हम उपासना करते हैं। तो गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा जो लिखित है वो कहाँ पे है, तीसरे मंडल में है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये एग्जाम में पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का मतलब कौन से वेद में उल्लेख किया गया है, तो सबसे पहले दोस्तों वो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो किस मंडल में उल्लेख किया गया है, तो तीसरे मंडल में उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है, तो दोस्तों विश्वामित्र द्वारा रचित है। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें ऋग्वेद में 10 राग युद्ध, पुरुजन और भरतजन के बीच में रावी नदी के तट पर दोस्तों जो युद्ध हुआ था, ठीक है, मतलब रावी नदी के तट पर जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन भी कहाँ है, ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, तो 10 राग युद्ध का वर्णन और गायत्री मंत्र का वर्णन और ऋग्वेद का जो 10 मंडल 1028 कहाँ ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद दोस्तों, इसके बाद यजुर्वेद में क्या यज्ञ विधियों का संकलन किया गया है। ठीक है, यज्ञ से जो संबंधित जो विधियां होती है कि किस प्रकार से यज्ञ किया जाएगा, मंत्रोच्चारण से संबंधित जो विधियां होती है दोस्तों यज्ञ की, उसका उल्लेख किया गया है, संकलन किया गया है, इकट्ठा किया गया है। इसमें यजुर्वेद के दोस्तों ये शुक्ल यजुर्वेद होता है और कृष्ण यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं। ठीक, एक कौन सा है दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये भी दोस्तों पूछा जाता है कि यजुर्वेद को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण का जो वर्णन है दोस्तों वो कहाँ पे है, यजुर्वेद में है। इसमें क्या पुनर्जन्म और जल प्लावन की कथा का वर्णन किया गया है कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, उससे संबंधित जो है वो कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो यजुर्वेद दोस्तों यज्ञ विधियों का उल्लेख है और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और इसकी एक विशेषता और है दोस्तों, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यजुर्वेद। अब देखते हैं दोस्तों सामवेद, संगीत में यंत्र है। इसको जो हमारे भारत में जो सारेगामा पाधा निशा है दोस्तों, या हमारी जो संगीत प्रणाली है, ध्रुपद ध्रुपद वगैरह, इन सभी का जो जन्म कहाँ से हुआ है, सामवेद से हुआ है। उदाता या गायन, ठीक है, इसको जो गाने वाले को उदाता है गायन भी कहा जाता है। ठीक है, तो समवेद मतलब संगीत, सामवेद मतलब संगीत। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि भारतीय संगीत का जन्म या उद्भव
तो किस वेद से हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों अपने सामवेद से हुआ। फिर अथर्ववेद दोस्तों जो चौथा जो वेद है, इसमें क्या लिखा गया? सबसे पहले तो जो अथर्ववेद है दोस्तों सबसे नवीनतम वेद है, सबसे नवीनतम वेद है। और सबसे पुराना दोस्तों कौन सा है? ऋग्वेद है। अब अथर्ववेद में क्या लिखा गया है दोस्तों? जादू टोना, चिकित्सा, सामाजिक जी और ब्रह्म पुरोहित, इन सभी के बारे में। तो जादू टोना के बारे में और चिकित्सा पद्धतियों के बारे में कहाँ लिखा गया है? अथर्ववेद में लिखा गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यजुर्वेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, 2 भाग है इसके। सामवेद भारतीय संगीत का जन्म है, और अथर्ववेद में जादू टोना, चिकित्सा के बारे में दिया गया है। अब देखते हैं अन्य ग्रंथों। जो ब्राह्मण है दोस्तों, यज्ञों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों? ऐत्रेय है और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो यज्ञों की व्याख्या से संबंधित जो ग्रंथ आते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें ऐत्रेय और शतपथ ये ब्राह्मण कहलाते हैं। अरण्य क्या होता है दोस्तों? वनवासी ऋषियों द्वारा दर्शन। इसका तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो प्राचीन समय में जो जंगल में जो विद्या, मतलब वनों में बैठ के जो ऋषियों द्वारा जो मतलब जो ज्ञान दिया जाता था शिक्षार्थियों को, वो क्या कहलाता था? अरण्य कहलाता। अरण्य, अरण्य मतलब होता है दोस्तों जंगल, या जंगल में दी जाने वाली विद्या या संस्कार। ठीक है, तो ये वनवासी ऋषियों का दर्शन है। ठीक है, आपको इसको इस प्रकार से समझे कि वन में जो शिक्षा पद्धति दी जाती थी, वन, वो क्या कहलाता है? अरण्य कहलाता है। उपनिषद क्या है दोस्तों? उपनिषद आत्मा ब्रह्म की एकता, मोक्ष की अवधारणा, सत्यमेव जयते मुंडक। तो जो दोस्तों आत्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, या मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है, या मोक्ष की अवधारणा किस प्रकार से प्राप्त होती है, ये सभी जो ब्रह्म से संबंधित बातें हैं दोस्तों, ये आत्मा से संबंधित बातें, ये कहाँ लिखी गई है? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में लिखी गई। उपनिषद का अर्थ होता था तो उप और निषद, मतलब गुरु के पास में बैठ के जो शिक्षा दी जाती है दोस्तों, वो उपनिषद कहलाता है। जो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है दोस्तों, सत्यमेव जयते, वो कहाँ लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी IMP है दोस्तों। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब वेदांग क्या है दोस्तों? कि शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, 6 व्याकरण ग्रंथ होते, वेदांग होते हैं। सॉरी दोस्तों, है ना? वेदांग कितने होते हैं? 6। शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, निरुक्त है, छंद है। ऐसे कुल मिला के दोस्तों कितनी शाखाएं? इसकी 6 शाखाएं। तो आप वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं, इतना याद रखिएगा, है ना? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद, और एक और है दोस्तों, है ना? अब ऋग्वेदिक समाज एवं संस्कृति। ऋग्वेदिक समाज एवं संस्कृति, सबसे पहले देखते हैं कि जो ऋग्वेद काल था, मतलब हमें 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का जो जो काल था दोस्तों, इसमें किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में देखते थे। तो दोस्तों इस समय क्या होता था? राजा होता था। राजा युद्ध का नेता कहलाता, ना कि जनता का नेता। ठीक है दोस्तों, वो जनता द्वारा चुना जाता था, युद्ध का नेता था। कुल मिला के जो राजा का काम था दोस्तों, जनता की सुरक्षा करना होता था। वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था जनता में। तो राजा क्या युद्ध का नेता होता था, वो जनता द्वारा चुना जाता था। सभा एवं समितियां होती थी, तो एक प्रकार की हम मान सके राजा पर संस्थाएं होती थी दोस्तों, जो राजा पर नियंत्रण रखती थी। ठीक है, सभा एवं समिति। तो ये भी दोस्तों पूछा गया है कि सभा एवं समिति का उल्लेख कहाँ किया गया है? ठीक, उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो इसका है आंसर दोस्तों ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में, या फिर इनका दोस्तों कारण भी इसका मतलब कार्य भी पूछा गया। समाज, सभा एवं समिति के क्या कार्य होते थे? तो एक प्रकार राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं होती थी। फिर दसराग युद्ध दोस्तों, सुदास और भरत जो जन थे या कबीले थे, जन कबीले बोलेंगे ना हम दोस्तों, है ना? ये इनके मध्य में लड़ा गया था दोस्तों दसराग युद्ध ऋग्वेदिक काल में। ये उस समय का दोस्तों सबसे मतलब ख्याति ख्याति प्राप्त युद्ध है। एकमात्र युद्ध जो बड़ा युद्ध लड़ा गया था, उस जो दसराग युद्ध दोस्तों रावी नदी के किनारे पे, तो वो किस किस के बीच में लगाया था? सुदास और भरत। ठीक, सुदास और भरत और 10 राजाएं और भी थे इसमें दोस्तों, है ना? तो इनके मध्य में क्या लड़ा गया था?
तो राजनीतिक व्यवस्था दोस्तों, राजा होता था, सभा समिति होती थी और दसराग युद्ध, मतलब इससे पता चलता है कि जो राजा होता था वो युद्ध लड़ता था, जिनमें जैसे सुदास जन थे उसका जो राजा ने, और भरत जन के जो राजा ने क्या कहा था, एक व्यापक लड़ाई लड़ी थी। सामाजिक संरचना कितनी थी, हम समाज के साथ दोस्तों, वर्ण व्यवस्था थी, प्रारंभ में लचीली थी, पुरुष सूक्त में, ठीक है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का पुरुष सूक्त में ये वर्णन किया गया दोस्तों कि एक ब्रह्म के जो विभिन्न जो अंग होते हैं, जैसे मस्तिष्क से, ठीक है, मस्तिष्क से मतलब अलग अलग जाति का और भुजाओं से अलग जाति का उल्लेख हुआ है। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों का उल्लेख भी कहाँ, ऋग्वेदिक में मिलता है, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, ठीक है, मतलब जाति व्यवस्था नहीं थी, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षित कौन कौन थी, घोष, लोक मुद्रा और पुनर्विवाह नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। तो दोस्तों जो ऋग्वेदिक काल में क्या होता था कि स्त्रियों को क्या शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिनमें उस समय की जो प्रख्यात विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी दोस्तों, लोक मुद्रा, घोष, अपाला, लोक मुद्रा, ये जो क्या थी, जो प्राचीन ऋग्वेदिक कालीन की क्या थी, विदुषी महिलाएं थी या जो ख्याति प्राप्त थी। फिर पुनर्विवाह भी दोस्तों क्या होता था, उत्तर वैदिक वो वैदिक काल में पुनर्विवाह भी होता था, ठीक है। और नियोग प्रथा भी थी दोस्तों, नियोग प्रथा कि जब किसी महिला को बच्चा नहीं होता था तो वो अपने पति के अलावा जो अन्य पुरुष के साथ संसर्ग संसर्ग करके पुत्र प्राप्ति या मतलब बच्चों की प्राप्ति करती थी, वो क्या कहलाती थी, नियोग प्रथा कहलाती। गोत्र दोस्तों पशुधन रखने का स्थान था और बाद में वंश परंपरा बन गया था, ठीक है। पहले क्या, पशुधन रखने का स्थान, ठीक, बाद में वंश परंपरा। आर्थिक जीवन, कृषि में कौन, जौ और गेहूं की खेती की जाती थी, ठीक है। रहट का भी उपयोग किया जाता। पशुपालन में गाय समृद्धि का प्रतीक हुआ था दोस्तों, गाय पाली जाती थी। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली थी, कि वस्तु विनिमय प्रणाली दोस्तों कि जैसे मेरे पास पेन है, तो ठीक, मेरे पास 4 पेन है, आपके पास 2 कापी है, मुझे एक कापी की आवश्यकता है, मैं अपना एक पेन दे दूंगा, तुम अपनी एक कापी दे देना, तो ये क्या कहलाती है दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। निष्क नाम की मुद्रा, जो उस समय की, जो अभी हम रुपया बोलते हैं हमारा, तो उस समय जो दोस्तों मुद्रा थी उसका नाम था निष्क, ठीक है। धर्म कौन से थे, इंद्र था दोस्तों, युद्ध एवं वर्षा का देवता कहलाता था, ठीक है। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का दोस्तों, अग्नि को यज्ञ का देवता, वरुण को नैतिकता व्यवस्था का, और सोम को औषधि का देवता, ठीक है। तो इंद्र, याद रखना दोस्तों, ये पूछा गया, इंद्र युद्ध एवं वर्षा का, अग्नि यज्ञ का, वरुण नैतिक व्यवस्था का, और सोम औषधि का। नदियां, सरस्वती को सबसे पवित्र माना जाता था और सिंधु और गंगा के भी क्या उल्लेख किया गया। तो ये पूछा गया है दोस्तों कि जो ऋग्वेदिक कालन में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो दोस्तों वो कौन थी, अपनी सरस्वती, सरस्वती नदी, जो वर्तमान में क्या हो गई, लोप हो गई। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या हुआ दोस्तों, हमने 1500 से लेके 1000 तक का जो काल देख लिया है, अब 1000 से दोस्तों 600 तक का, तो ये वाले जो 400 साल है दोस्तों, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए थे वो देखते हैं। कि उस समय दोस्तों राजा होते थे, पर अब बड़े राज्य का निर्माण होने लगा था, जैसे कुरुक्षेत्र है, या पांचाल है, कौशल है, विदय है, ये बड़े बड़े क्या थे, जो भारतवर्ष में के दोस्तों अलग अलग राजा बन गए थे। कौशल नरेश दोस्तों, पांचाल नरेश, कुरु नरेश, इस प्रकार से बड़े बड़े राज्यों का उत्तर वैदिक काल में आते आते तक निर्माण होने लगा था। अब दोस्तों राजा अपनी प्रतिष्ठा के लिए राजसूय यज्ञ कराता था, अश्वमेध यज्ञ कराता था, जिससे क्या होता था, राजा का देवीकरण किया जाता था, कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। इस प्रकार की घोषणाएं इन यज्ञों के माध्यम से हो जाती थी। सामाजिक परिवर्तन क्या था दोस्तों, वर्ण व्यवस्था, जन्म पर आधारित कठोर विभाजन हो गया था, कि पहले जन्म को क्या माना जाता था, जो वर्ण को क्या माना जाता था, कर्म का आधार माना जाता है, कि ठीक है, कि वर्ण का जो निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, लेकिन अब वर्ण का निर्धारण दोस्तों क्या होता है, जाति के आधार पर ही वो कर्म, ठीक, जन्म के आधार पर ही हो गया था, ठीक है दोस्तों। वर्ण का जो पहले निर्धारण था किससे, कर्म के आधार पर था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये जन्म पर आधारित हो गया था, और अब वर्ण व्यवस्था में अपना वर्ण चेंज करने की सुविधा आपको नहीं थी। अब इसमें क्या हुआ था, स्त्रियों की स्थिति में दोस्तों गिरावट हो गई थी। जो हमने वैदिक काल में देखा कि घोष, अपाला, लोक मुद्रा, जो विदुषी महिलाएं थी,
और उनको पुनर्विवाह की भी अनुमति थी, लेकिन अब क्या हो गया था, तो उनमें गिरावट आ गई थी शिक्षा में, धार्मिक अनुष्ठानों में। अब उन्हें नहीं बुलाया, ना तो पढ़ाया जाता था, ठीक है, ना जो यज्ञ में क्या करा था दोस्तों, बैठने की अनुमति प्रदान की जाती थी। धार्मिक परिवर्तन क्या हो गए थे कि नए देवता का सृजन हो गए थे, प्रजापति हो गए थे, विष्णु हो गए थे, रुद्र शिव ये नए देवता के रूप में आ गए थे। तो रुद्र शिव ये उत्तर वैदिक काल में, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में, विष्णु ये प्रजा। यज्ञों का विस्तार हो गया था, पशु बलि प्रमुख हो गई थी दोस्तों, की यज्ञ की जब आहुति दी जाती थी लगभग 100,000 पशुओं को क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी, ठीक है। ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है दोस्तों। अब महत्वपूर्ण शब्दावली, ये दोस्तों आप कंठस्थ कर लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है, कि नीवी किसे कहा जाता था। ये जो वर्तमान में क्या हो गया दोस्तों, कि जो हमारे पूरे भारत का या पूरे मध्य प्रदेश में जो इतिहास से संबंधित जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो कल्चर से संबंधित है, ठीक है। मतलब इतिहास भी पूछा जा रहा है तो वो कल्चर से संबंधित पूछा जा रहा है। ये पैटर्न हमने जो नेशनल लेवल के एग्जाम में भी देखा गया, स्टेट में भी ये हो रहा है कि इतिहास भी पूछा जा रहा है तो वो हमारे पुराने कल्चर से। तो ये जो शब्दावली है दोस्तों हमारे क्या है, कल्चर से जुड़ी है, तो इनके पूछे जाने की संभावना है। तो नीवी क्या होता था दोस्तों, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता था, ठीक है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, नीवी है, ये पूछा गया है दोस्तों। वासस क्या होता था, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, वासस। सिर्फ याद रखना है, कोई इसमें लॉजिक साइंस नहीं है ना दोस्तों। आधुर क्या है, यजुर्वेद में कर्मकांड कराने वाला जो व्यक्ति होता था या जो पंडित होता था दोस्तों, वो क्या कहलाता था, अधर्व्यू कहलाता था। क्षेत्रज क्या होता था, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान, कि जब किसी महिला को मतलब बच्चों की प्राप्ति नहीं होती थी तो वो अपने पति के अलावा अन्य व्यक्ति के साथ संसर्ग करके बच्चे को मतलब जन्म होता था, तो वो क्या कहलाता है, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान कहलाती थी, ठीक है। कृष्ण अयस्क किसे कहा जाता था, लोहा को। दोस्तों वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है। कृष्ण अयस्क किसे कहा जाता था, लोहा को कहा जाता था उत्तर वैदिक काल। तो नीवी दोस्तों कमर के नीचे पहना जाता था, वासस कमर के ऊपर पहना जाता था, अधर्व्यू यजुर्वेद में कर्मकांड कराने वाला क्षेत्रज, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान और कृष्ण अयस्क लोहा को कहा जाता था। अब प्रमुख तत्व का लोहे का ज्ञान ऋग्वेदिक काल में अनुपस्थित, उत्तर वैदिक काल में प्रचलन। तो लोहा या जिसे हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कृष्ण अयस्क बोल रहे हैं, ये कब आया है, लोहा कब आया दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में। रत्निन क्या होते थे, राजसूय यज्ञ में 12 प्रमुख पदाधिकारी होते थे दोस्तों, पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, तो इन्हें रत्नीन कहा जाता था। तो रत्नीन में दोस्तों कितने, 12 अधिकारी। ये आपसे रत्नीन आए तो इसको आप इस प्रकार से 12 अधिकारी, रत्नीन आए तो आप 12 अधिकारी और उत्तर वैदिक काल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन था दोस्तों। आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, 0 से 25 साल की उम्र तक की हमको पढ़ाई करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम होता है दोस्तों, 25 से 50 साल की उम्र का कि हमको मतलब शादी कर लेना चाहिए और बच्चे पैदा करना चाहिए और गृहस्थ जीवन का सुख भोग करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम होता है, वन में चल जाना चाहिए दोस्तों, 50 से लेके 75 साल की उम्र तक। और संन्यास आश्रम, जब वानप्रस्थ से हम बचे जाते हैं दोस्तों 75 साल के बाद, तो हमें संन्यास धारण कर लेना चाहिए। तो ये इन सभी जो चार आश्रम का वर्णन कहाँ पे किया गया दोस्तों, जाबाला उपनिषद में किया गया है ना। तो आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम होते हैं दोस्तों, ब्रह्मचर्य होता है, फिर उसके बाद गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और संन्यास होता है। इनका दोस्तों क्रम इसी प्रकार से है, पहले आपको ब्रह्मचर्य मतलब जिसमें शिक्षा, गृहस्थ में मतलब शादीशुदा वाला जीवन, वानप्रस्थ में तो वन में घूमने वाला, और संन्यास मतलब फिर भगवान ईश्वर की स्तुति में बिताना। इन चारों का कहाँ वर्णन किया गया दोस्तों, जवालोपनिषद में किया गया। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति संकलित है, कितनी है दोस्तों, 1028 सूक्त का वर्णन है। गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की है दोस्तों, विश्वामित्र ने की गई है। ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल, ठीक, तीसरे मंडल। दसरा युद्ध किस वेद में मिलता है दोस्तों, तो ऋग्वेद में भरत जन, ठीक, और सुदास जन के बीच में जो युद्ध हुआ था। वैदिक काल में प्रयुक्त निष्क का उपयोग किस रूप में होता था, यह आभूषण, मुद्रा। तो मुस्क जो क्या थी, मुद्रा थी उस समय की दोस्तों, निष्क क्या थी, मुद्रा थी उस समय की।
ऋग्वेद काल में राजा को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं कौन सी थी दोस्तों? सभा और समिति ये क्या करती थी? ये कंट्रोल रखती थी राजा पे। ठीक है, सभा और समिति। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में है दोस्तों? तो वो ऋग्वेद में है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है दोस्तों, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? पुरुष सूक्त में किया गया है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का किस वेद से संबंधित है दोस्तों? तो वो क्या है? यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। उत्तर वैदिक किस धातु का प्रचलन था दोस्तों? लोहा आ गया था, जिसे हम क्या बोल रहे थे? कृष्ण अयस्क। ठीक। आधारव्यूह किस कार्य से संबंधित था? गायन, यज्ञ, कर्मकांड। कर्मकांड और यज्ञ कराने वाला जो दोस्तों जो पंडित होता था वो क्या कहलाता था? या व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था? आधारव्यूह कहलाता था। वैदिक काल के चारों आश्रम व्यवस्था का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है दोस्तों? वो है जवालोपनिषद में। ठीक। 4 आश्रम कौन से है दोस्तों? पहला है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ है, फिर वानप्रस्थ है और फिर संन्यास है। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।